नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और मेरे सहयोगी अंजीत मौजूद है। अंजीत, देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। 7वां चरण भी पूरा हो चुका है, एग्जिट पोल आ गए, न्यूज नेशन का सर्वे भी सामने आ गया। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी हुए थे 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें, सिक्किम की बात करें, उसके भी नतीजे घोषित हो गए। सवाल अंजीत यही बना हुआ है कि इसके मायने क्या समझें कि एक तरफ एग्जिट पोल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बढ़त है, न्यूज नेशन का सर्वे वहां भी बढ़त सीधे तौर पर एनडीए को है, और अब अरुणाचल प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी है, सिक्किम में भी गठबंधन की सरकार बना ली है। क्या मायने समझ में आ रहे हैं और किस तरीके से ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये संकेत साफ नजर आ रहे हैं? देखिए, संकेत साफ है और जो एग्जिट पोल में कल दिखा था वो अरुणाचल ने आज दिखा दिया। और अरुणाचल में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार आई है, यानी आप ये देखिए कि जो सीटें हैं वो सीटें ये बताती हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो मिली हैं सीटें वो ये बताती हैं कि किस तरह से लोगों ने वोट किया है। और 4 तारीख को भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हो, लेकिन आज की जो स्थिति है, जो अरुणाचल के नतीजे आए, और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक बड़ी ही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक तरफ अरुणाचल में चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का पर्व होता है, और दूसरी तरफ ठीक बगल में एक दूसरा देश है जहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। तो ये ठीक अगल बगल की खूबसूरती है हिंदुस्तान में। जो अरुणाचल है वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ बाकायदा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वोटिंग होती है, और ठीक बगल में वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, जिसको लेकर के इतना सारा विवाद है। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा फायदा, एक बड़ी बढ़त, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से देखिए बहुत हाई हो जाएगा। और अगर यही उसमें दिखता है अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, एक और रंजना जो खास बात है वो मैं आपके साथ, सीटों का आंकड़ा आप बताइएगा क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बड़ी तैयारी की है। लेकिन लोकसभा चुनाव की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। आप देखिए जो प्रतिनिधित्व है वो अरुणाचल से बहुत ज्यादा रहा इस सरकार में। किरण रिजिजू, भले वहां 2 सीटें शायद लोकसभा की, भले ही किरण रिजिजू जीतते रहे और मंत्री बनते रहे। आप देखिए उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, उनको खेल मंत्री बनाया गया, अभी बाद में बदला गया था, लेकिन प्रतिनिधित्व उनका हमेशा से रहा है। जो बड़े सरकार के फैसले रहे उस हर फैसले में किरण रिजिजू शामिल रहे, और उसी का नतीजा ये है कि जब भी वहां से जीत मिलती थी फोकस रहा है, यानी सरकार का फोकस अरुणाचल प्रदेश रहा है, और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश अंजीत, सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक खास फोकस किया। देखिए, 2014 से जो जमीन है वो बीजेपी की वहां पर मजबूत हो रही थी, लेकिन एक खास रणनीति के तौर पर फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी सामने से नहीं आई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जब बात होती है अंजीत, तो हम सबने देखा है कि वहां पर जो लोग हैं वो क्षेत्रीय राजनेताओं पर भरोसा करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा करते हैं। और सिक्किम में हमने वो देखा, 32 में से 31 सीटें एसकेएम ने जीती है, और पिछली बार भी सरकार बनाई थी, पर फिर से सरकार बनाएंगे प्रेम सिंह वहां पर। और सिर्फ एक जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है एसडीएस, उसने सिर्फ एक सीट जीती। तो यहाँ से समझिए कि किस कदर जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भरोसा है। और प्रधानमंत्री तो ट्वीट करके, पोस्ट करके एक्स पर उन्होंने बधाई भी दे दी है। और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है वो कह ही रहे थे कि जीतेगी भले एसकेएम, लेकिन गठबंधन में सरकार बन रही है और बीजेपी आगे गठबंधन इनके साथ कर रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से समझिए कि पहले एक दौर था कि जब आप बहुत छोटे राज्य के तौर पर छोड़ देते थे, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 हमने देखे, पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आप मैदान में उतरते हुए आपने भी देखा। कई जगह पर आप खुद भी अब गए और आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की होगी। लेकिन बहरहाल नॉर्थ ईस्ट पर विधानसभा चुनाव होने के नाते और लोकसभा चुनाव साथ में होने के नाते बावजूद भी जिस तरीके से फोकस किया गया, वो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर कि नॉर्थ ईस्ट में भी, अब जैसे दक्षिण में भी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वैसे कोई भी कोना देश का अब मैं यहाँ से समझती हूँ कि बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, सिक्किम देखिए बहुत छोटा राज्य है, सिक्किम और गोवा जैसे राज्य बहुत छोटे हैं, लेकिन सिक्किम में जो जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, जो जिसको 1 सीटें मिली हैं, उस पार्टी का नाम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, एसडीएफ। और एसडीएफ को जो चलाते हैं वो जो पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए, पवन कुमार चामलिंग। हाँ, ये और बहुत दिलचस्प है। पवन चामलिंग को इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, 24 साल शायद 165 दिन रहा है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है उनका, और उनका चुनाव हार जाना, यानी पूरी स्थिति जो है वो पलट चुकी है। और इस पूरी पलटती स्थिति के बीच में जो सीटें आई वो 1 सीट विपक्ष को मिली। आप समझिए कि कितना ज्यादा, और ये हमने पिछले कुछ विधानसभाओं में ट्रेंड देखा है। आपने देखा होगा कि पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, चाहे वो बड़े स्टेट में भी हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हों, चाहे वो आपके राजस्थान में हुए हों,
इसके अलावा हिमाचल में हुए वो एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जिसको मिला उसको बहुमत मिला। हालांकि हिमाचल में थोड़ी सीटें इधर उधर है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड देखा बिल्कुल गया है। डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट भी है अंजीत कि आप जिसकी सरकार बनाए बहुमत से बनाए तो ज्यादा स्थिति जो है वो जमीनी स्तर पर साफ हो पाती है कि जनता चाहती किसको है, जनता को किसकी नीतियों पर भरोसा हुआ है, वाकई में जिसने वादे किए क्या पूरे किए भी हैं। अगर आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं या फिर आपका जो रेशियो है वो बहुमत का नहीं निकल कर सामने आता है तो समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि जनता आपको चाहती तो है पर उतना नहीं चाहती है। तो समझिए कि वो जिस तरीके के आरोप जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा था, महाराष्ट्र में हमने देखा, बिहार में हमने देखा कि जो जीती हुई सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर फिर सरकार बना ली। ऐसे में जो विपक्ष शिवसेना की अगर बात करें, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनता ने तो हम पर भरोसा किया था, हमारे नाम पर वोट दिया तो आज हम ही सरकार में नहीं है। तो उस तरीके की स्थिति पैदा ना हो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता भी इस बात को समझे कि आपको वाकई में काम किसके पसंद आ रहे हैं, किसकी नीतियों का लाभ आपको मिला और बहुमत से सरकार मिले। अब जिस तरीके से अब लोकसभा चुनावों की भी बात होती है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतांत्रिक देश में कि विपक्ष भी उतनी मजबूती से सदन में रहे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की खासतौर पर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले देखिए बेहद दिलचस्प रहे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके मायने बेहद खास है क्योंकि 2019 में अरुणाचल प्रदेश ने भाजपा की बात करें तो 41 सीटें हासिल की थी और इस बार 46 सीटें हासिल की है। तो वो जो आंकड़ा है वो यहाँ से बड़ा है और साथ ही जनता का भरोसा भी कहीं ना कहीं बड़ा है और यही मायने यहाँ से निकल समझना होगा। और आइए आप भी आ जाइए इस चर्चा में। सुमित, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो अरुणाचल और सिक्किम के नतीजे हैं, खासकर अरुणाचल की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं? अरुणाचल के नतीजे देखिए ज्यादा चौंकाने वाले नहीं है। हमने शुरुआत में देखा था जब इलेक्शन से पहले ही, जब देखा कई सारी सीट्स पर तो बीजेपी को ऐसे ही जीत मिल गई थी, सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं। हाँ, उससे 10 ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 तो सीटों पर उससे से उनको निर्विरोध नहीं मिले। जीत गए थे। निर्विरोध जीत गए, हाँ। उससे ये पता चला था कि इस स्टेट में अपोजिशन की यानी बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है उसकी हालत क्या है। जब 10 सीटों पर आप कैंडिडेट ही नहीं दे पाए बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपोजिशन कितनी कमजोर है। इतनी कमजोर अपोजिशन अगर जब चुनाव में जाएगी तो फिर निसंदेह बीजेपी को ही जीत मिलेगी। तो वो नतीजे पहले से स्पष्ट लग रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जीतना अरुणाचल में और सिक्किम में भी जो वहाँ की लोकल जो पार्टी है उसको जीत मिली है, ये दो एक इंडिकेशन है। और देखिए 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं पूरे देश के, उसके साथ साथ 2 विधानसभाओं के भी आएंगे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के। तो ये एक इंडिकेशन मिल सकता है, कह सकते हैं कि बीजेपी की शुरुआत, बीजेपी की बॉडी काफी अच्छी हुई है यहाँ पर। और एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश का उनके हाथ में आ गया है। अब देखना 2 स्टेट और है, आंध्रा और जहाँ पर वो आई थिंक टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा में भी काफी दमखम के साथ। ओडिशा का ट्रेंड ये रहा है कि वहाँ विधानसभा में लोग नवीन पटनायक को दे देते हैं और लोकसभा में लोग बीजेपी को दे देते हैं। कुछ कुछ इस तरीके का जब ग्राउंड पे अब अंजीत में पहुंची थी राजस्थान में, वहां पर लोगों का ये है कि राज्य में उनको कांग्रेस चाहिए लेकिन केंद्र में उनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का कुछ मसला रहा है 5-5 साल वाला, तो इसलिए बीजेपी इस बार जीती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि राज्य में वो अशोक गहलोत से बहुत खुश हैं। मतलब ये इस तरीके की जो मानसिकता है सुमित लोगों की, खासतौर पर जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि वो क्षेत्रीय राजनेताओं पर, क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने वो वाली जो स्ट्रैटेजी बखूबी यहाँ पर इस्तेमाल की। हाँ बिल्कुल। और आप एक बात देखिए कि जब भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ होता है तो यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है, मोदी फैक्टर, है ना। तो मोदी फैक्टर की वजह से हम देख सकते हैं कि चाहे इसका असर लोकसभा चुनाव में तो रहेगा ही जो भी रहेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा बहुत असर इसका आपको देखने को मिलता है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी लगातार अच्छा करती चली जाती है। आप देखेंगे एक टाइम था जब उड़ीसा में कांग्रेस का सत्ता रहती थी, उसको जो चैलेंज मिलता था वो बीजू जनता दल से मिलता था या जनता दल से मिलता था पहले, जो भारतीय जनता दल बना। उसके बाद से जब बीजू जनता दल की सत्ता आई, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर बने, आई थिंक शायद 2002 या 2000 के दशक की शुरुआत में। अभी वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर इस बार वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं नवीन पटनायक, तो वो जो पवन चामलिंग का रिकॉर्ड है 24 साल 165 दिन का, वो तोड़ देंगे, क्योंकि 24 साल 89 दिन का रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम है। हाँ तोड़ देंगे, लेकिन उस दौरान अगर बनेंगे तो। हाँ, और जैसे जैसे बीजू जनता दल की सरकार वहां रही, और लेकिन बीजेपी ने काफी अच्छा किया। आप देखेंगे बीजेपी के नंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उड़ीसा बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी, अब बीजेडी एक समय तक एनडीए का हिस्सा रही थी, 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेडी एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। उसमें 9 के चुनाव में दोनों अलग अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी उड़ीसा में काफी अच्छा करती चली गई। और अब जो स्थिति है उससे लग रहा है कि जो मेन अपोजिशन का पार्टी का जो रोल था उड़ीसा में,
वो कांग्रेस के बजाय वो बीजेपी के पास चला गया। अब सत्ताधारी पार्टी का रोल इस चुनाव के बाद बीजेपी के पास आता है कि नहीं आता है, ये 4 जून को हम लोग जानेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, और ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज नेशन से बातचीत में, पुरी में जो हमारे स्वर्गीय विकास चंद्र ने बात की थी, पहली बार उन्होंने बातचीत में कहा था कि मुख्यमंत्री के आवास पर, उनके कार्यालय पर एक बाहरी का कब्जा है। अच्छा ये होता कि नवीन बाबू किसी उड़िया आदमी को सत्ता देते, किसी उड़िया आदमी के हिसाब से चलते जो यहाँ की भाषा को समझता है। तो ये भी बड़ा मुद्दा था वहां पर। हाँ, ये मुद्दा था, और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसको काफी अच्छे तरीके से उठाया है। आई थिंक कोई आईएएस अधिकारी पांडियन है, बिल्कुल, हाँ, वो अब राजनीति में आ गए। उनकी वजह से तमाम लोगों ने पार्टी छोड़ी। पार्टी विजय पांडियन नाम है उनका। हाँ, लेकिन माना जाता है कि इज मैन फ्राइडे और नवीन पटनायक, उनके सारे कामकाज को वो देखते हैं। और ये मसला उठाया गया, ओडिशा की अस्मिता का मसला इसको बना दिया गया है कि वो शायद पैदा तमिलनाडु में हुए थे, कुछ ऐसा है। तो ये एक मसला यहाँ पर उठाया गया है। अब ये कितना काम करता है इलेक्शन में, क्योंकि ग्राउंड पे हमने देखा, पिछली 2 बार से हमने देखा है कि जब उड़ीसा के 2014 में और 19 में उड़ीसा के जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं देश के, लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक जीतते हैं, और यहाँ पर सेंटर में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी लेकिन आप बता रही थी रंजना ना जी, ये एक कई स्टेट्स के वोटर्स हैं, उन्होंने एक ट्रेंड लिया, उनकी एक सोच से डेवलप हुई है, स्टेट में हमको ये चाहिए और केंद्र में हमको ये चाहिए। दिल्ली उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शायद अब जो स्थानीय नेता, उनका कनेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होता है आपके क्षेत्र के लोगों के साथ, कि आप उतना ज्यादा समय दे पाते हैं। हालांकि चुनावों में हमने देखा है कि तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, और हर कोई, और खासतौर पर जब बीजेपी की हम बात करते हैं आप समय, तो मोर्चा फ्रंट फुट से जरूर प्रधानमंत्री संभाल रहे थे, लेकिन हर राज्य में वो अपने दिग्गजों के साथ पहुंचे और अपने हर प्रत्याशी के लिए मैक्सिमम, मतलब 206 से लगभग ज्यादा उन्होंने सभाएं की, सबसे ज्यादा जनसभा उन्होंने की, और हर प्रत्याशी के लिए अलग छोटे से छोटे क्षेत्र में पहुंचे हैं वोट की अपील करने के लिए। तो वो शायद इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं कि उनका चेहरा तो है ही महत्वपूर्ण, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं, अब जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या वहां के पहले से सांसद रह चुके हैं, या विधायक भी हैं, या जो और भी अन्य लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं, समर्थन में हैं, उन सबकी जो भागीदारी है, 2024 का चुनाव ये भी बता रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है या मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, जो छोटे नेता हैं, जो जन स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, इनकी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल है। और देखिए, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि देखिए 10 साल से बीजेपी की सरकार है देश में, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जी। तो आप एक एंटी इनकम्बेंसी 2 तरीके से होती है, एक सरकार के खिलाफ भी होती है, और एक स्थानीय जो आपका प्रतिनिधि होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी ज्यादा सभाएं की, आपने जो बताया, और हर प्रत्याशी को साथ लेकर चले या स्थानीय लीडर्स को साथ लेकर चले, तो उनकी कोशिश ये थी कि उस एंटी इनकम्बेंसी को भी न्यूट्रलाइज किया जाए, जो स्थानीय प्रतिनिधि यानी स्थानीय सांसद है उसके खिलाफ। अभी कितने कामयाब होंगे ये नहीं, मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जैसा रंजन का प्रत्याशी को लेकर चले, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों को मैं उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट में जानता हूँ जिनको लेके बड़ी नाराजगी थी लोगों की, और कुछ जगह तो इतना 100 से ज्यादा सिटिंग एमपीज के टिकट कटे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। इतना ज्यादा विरोध था, जो 10 साल से एमपी हैं, 15 साल से एमपी, उनको फिर टिकट दिया गया। लेकिन एक जो बुजुर्गों के मन में एक वो था कि नहीं, उनको ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या भी है, या फिर खूबसूरती भी कहे प्रधानमंत्री के चेहरे की, कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि उन्होंने लोगों से वो कनेक्ट स्थापित किया है। लेकिन जब हम अलग अलग क्षेत्रों में जब जा रहे थे चुनावी कवरेज के दौरान, लोगों को उम्मीदवारों से मतलब नहीं था, उन्हें शायद प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता थे, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। उनका कहना था कौन किसको जिताएंगे, बीजेपी को। भाई साहब, कौन है उम्मीदवार? नरेंद्र मोदी। हालांकि प्रधानमंत्री का ही ये चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक तस्वीर बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम आ रहा है। हाँ, बिल्कुल काम आ रहा है। और ये बात पीएम मोदी खुद जानते भी हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि लोग ये जाने कि ये मोदी का चुनाव है, ये सांसद का चुनाव नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही थी, कई सारे सांसदों की टिकट उन्होंने बदली, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में कई सारे सांसदों को रिपीट किया। मैं जहाँ से आता हूँ, फतेहपुर सीकरी सीट है हमारी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया। वहाँ पर हमने देखा कि वो उतने पॉपुलर नहीं है। राजकुमार चाहर जो कैंडिडेट है बीजेपी के, वो उतने किसान नेता के तौर पर उनको लोग जानते हैं। हाँ, किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा उसका अध्यक्ष बनाया गया जी। तो वो उतने पॉपुलर, वहाँ का जाति समीकरण कुछ ऐसा है कि ब्राह्मण राजपूत अलग थे, उनके खिलाफ थे, दलित वोट अलग था, और वो जाट बिरादरी से आते हैं। और जाटों में भी एक जो 2014 में बीजेपी के सांसद रहे थे चौधरी बाबूलाल, उन्होंने बगावत कर दी, उनके बेटे को भी उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो जो स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर जो
हिस्सा रहता है, जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, उसको कैपिटलाइज करने की विरोधी दलों ने काफी कोशिश की है। वो अब पीएम का चेहरा उसको कितना यूटिलाइज कर पाएगा, ये परसों पता चलेगा। बिल्कुल। मैक्सिमम हद तक मुझे लगता है उन्होंने कर दिया है, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल भी लगभग यही बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि सुमित कह रहे थे कि बोनी तो हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से, और एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं इस बोनी को और आगे बढ़ाते हुए इशारा कर रहे हैं। हमारा न्यूज नेशन का सर्वे भी कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं। आप मतलब मैं अगर आपसे सुमित जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या आंकड़ा है, क्या सीटों का आंकड़ा है? बढ़त तो बना रही है हर कोई कह रहा है, लेकिन क्या सीटों का आंकड़ा है? बढ़त तो बन रही है रंजना, लेकिन एग्जिट पोल्स कई बार गलत होते हैं। 2004 का तो अंजीत, हमें आप याद क्या है। कहेंगे? 2004 में एनडीए सरकार को बहुमत दिला दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब भी हम फॉलो करते हाँ, थे। मतलब कई बार ऐसा हुआ। हाँ। अब तक चुनाव में इसीलिए 6 जो साल तमाम बाद- पैनलिस्ट कल हमारे साथ बैठे थे वो यही कह रहे थे कि एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सिर्फ एग्जिट पोल है। हालांकि उसका इंतजार थोड़ा और हम सभी को करना होगा, और अब जो धुंधली सी तस्वीर है वो 4 जून के बाद क्लियर हो जाएगी, और मंगलवार का दिन है, उस दिन किसका मंगल होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प मंगल होगा। है। चलिए, फिलहाल के लिए डिजिटल लाइव में बस इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।